बच्चों, आप सब कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये है आपका अपना प्यारा सा खूबसूरत हरिओम क्लासेस चैनल। तो आइए इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे परासरण के बारे में, परासरण और परासरण दाब के बारे में। परासरण और परासरण दाब चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और उसी के विषय में आज हम लोगों को बात करना है। तो आइए हेडिंग डालते हैं, परासरण और परासरण दाब। परासरण और परासरण दाब। परासरण और परासरण दाब, इंग्लिश में अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण मीन्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आज हमें पढ़ना है। तो आइए कुछ बातों को जानते हैं। जैसे आप लोग एक प्रैक्टिकल घर में करते रहते हैं, अक्सर हमारे और आपके घरों में होते रहते हैं, लेकिन हमें आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होती या कम होती है। तो बच्चों, सबसे पहले बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्या? किशमिश लें, किशमिश को पानी में डाल दें, कुछ समय पश्चात किशमिश के दाने फूल जाते हैं, किशमिश के दाने फूल जाते हैं। आप लोग सब्जी वालों को देखिए तो सब्जियों में पानी छिड़कते रहते हैं, यानी बासी मुरझाई हुई सब्जियों में अगर हम पानी छिड़क दें तो वो ताजी हो जाती है। आम के अचार को, आम का जब अचार बनाते हैं तो आम को काट करके टुकड़ों को नमक घोल दिया जाता है पानी में, और उस नमकीन पानी में आम के टुकड़ों को भिगाया जाता है, जिससे आम के टुकड़े संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, मतलब उनके अंदर का जल बाहर आ जाता है। सब्जियां ताजी हो जाती, मतलब जल अंदर चला जाता है। किशमिश फूल जाती है, मतलब उसके भी अंदर जल चला जाता है। इन सब के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? मतलब सभी के ऊपर एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है। क्या होती है? एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, जिसे हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इंग्लिश में कहें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और शॉर्ट में इसे बोले SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। बात समझ आ रही है? अब आपके दिमाग में SPM का मतलब निकल के आ रहा होगा। SPM क्या होता है बच्चों? यह एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसी झिल्ली होती है जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, ना कि विलेय के अणुओं को। क्यों विलायक के अणुओं को ही ये आर पार जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज दैट सोल्यूट पार्टिकल आर वेरी लार्ज, मतलब विलेय कण विलायक की तुलना में अधिक बड़े बड़े होते हैं। विलेय कण विलायक की तुलना में अधिक बड़े बड़े होते हैं, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, SPM के जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि उन छिद्रों में से होकर के केवल विलायक के अणु जा सकते हैं, ना कि विलेय के अणु, क्योंकि विलायक के अणु विलेय के अणुओं के कंपैरिजन में अधिक छोटे छोटे होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है
जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने की अनुमति देती है। आइए लिखते हैं इसी बात को। यह एक ऐसी झिल्ली, मेम्ब्रेन माने झिल्ली, यह एक ऐसी झिल्ली होती है जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, ना कि विलेय के अणुओं को। अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, ना कि विलेय के अणुओं को। मैंने बताया किशमिश, फल, सब्जियां और आम के अचार बनाते समय पानी अंदर बाहर जाता आता रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि उन सभी के बाहर क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है। आई बात समझ में? जी हाँ, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जैसे कुछ अर्धपारगम झिल्लियों की। किसकी बात? कुछ अर्धपारगम झिल्लियां होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कौन कौन अर्धपारगम झिल्लियां का कार्य कर सकते हैं, जैसे कि जंतु एवं वनस्पति, जंतु एवं वनस्पति की झिल्ली और पार्चमेंट कागज भी होता है। पार्चमेंट कागज और कापर फेरोसाइनाइड आर्टिफिशियल से भी बना सकते हैं। कापर फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Cu का होल ट्वाइस FeCN6, ये कापर फेरोसाइनाइड होता है। ये सब एग्जाम्पल है किसके? अर्धपारगम झिल्लियों के। इसके एग्जाम्पल है अर्धपारगम झिल्लियों के। बात समझ आ रही है? तो आप जरा इसको लिखिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग जरा बात करेंगे आस्मोसिस की। पहले आस्मोसिस की बात करेंगे और उसके बाद आस्मोटिक की बात करेंगे। आस्मोसिस मीन्स केवल किसकी बात करना है? परासरण की। आस्मोसिस में केवल किसकी बात करना है? परासरण की बात करना है। और बच्चों, परासरण क्या होता है इस विषय में हमें जानना है, समझना है और सीखना है। परासरण क्या होता है, आइए देखते हैं। परासरण को समझने के लिए हमें एक ठो डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। आइए बनाते छोटा सा डायग्राम, प्यारा सा, खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। एक ठो हमने लिया, इधर एक बनाया कोई भगोना। व्हाट इज भगोना? भगोना मीन्स पात्र, कंटेनर, जिसमें हमें सॉल्यूशन को भरना है, दैट इज भगोना। और यहां पर बनाया दूसरा पात्र, दिस इज आवर सेकेंड भगोना। अब इस भगोना और इस भगोना के बीच में हमने एक ठो लगाया रास्ता, और इस रास्ते में हमने लगा दिया बच्चों एक ठो झिल्ली, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बच्चों SPM, S फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली, SPM का मतलब। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कुछ ये कि इधर भी भरेंगे विलयन, इधर भी देखो भर रहे हैं क्या? विलयन भर रहे हैं, ये भर रहे हैं। चलो,
और इधर भी हमने भरा क्या बच्चों, विलयन भरा। सब लोग ध्यान से देख लो, ये इधर भी विलयन इधर भी विलयन, लेकिन अंतर क्या है, इधर जो विलयन है उसकी सांद्रता कम है, कम सांद्रता वाला विलयन है ना, बिल्कुल सही बात। इधर ये जो विलयन है, सॉल्यूशन है, इसकी सांद्रता क्या है, अधिक, तो बोलेंगे क्या, अधिक सांद्रता वाला क्या, विलयन। हाँ, इधर जो विलयन है उसकी सांद्रता कम और इधर जो विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा। व्हाट डू यू मीन बाय सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है बताएंगे आप लोग। मैंने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही बता दिया है आपको, सॉल्यूशन नामक चैप्टर के माध्यम से मैंने कहा था, जी हाँ मैं हूं मनोज यादव और मैं आपको बता रहा हूं सांद्रता। याद करिए पुरानी बात को, फिर आज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों सांद्रता क्या होती। किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती, सांद्रता। बच्चों यहां पर कम सांद्रता मतलब विलेय पदार्थ कम है और विलेय कम है तो विलायक अधिक है। जी हाँ, यहां पर अधिक सांद्रता का मतलब विलेय पदार्थ अधिक है, यहां पर विलेय पदार्थ कम, यहां पर विलेय पदार्थ अधिक। अब एक बात बताइए, बीच में एसपीएम लगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें भी विलायक इसमें भी विलायक, किसके विलायक किधर जाएंगे, किसके विलायक किधर जाएंगे। तो बच्चों आप कहेंगे इसकी सांद्रता क्या है, कम, तो कम सांद्रता वाले विलयन का विलायक किसकी ओर आएगा, अधिक सांद्रता वाले विलायक की ओर। कहेंगे सर क्यों, विलेय क्यों नहीं, मैंने पहले ही बताया अर्धपारगम झिल्ली एसपीएम किसको अलाउ नहीं करता, सोल्यूट पार्टिकल को आने जाने की अनुमति नहीं देगा। एसपीएम की वजह से सोल्यूट पार्टिकल विलेय कण आर पार नहीं जा सकते। एसपीएम सोल्यूट पार्टिकल को विलेय को वही रोक देता है, रुको तुम्हें अनुमति नहीं है, हम केवल किसको जाने देंगे, हम केवल विलायक के अणुओं को जाने देंगे, विलेय के अणुओं को कतई नहीं जाने देंगे, इसीलिए विलेय के अणु नहीं जाएंगे। अब विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, मतलब क्या है, अधिक सांद्रता वाला विलायक इधर जाएगा कि कम सांद्रता वाला विलायक इधर आएगा। तो बच्चों अधिक सांद्रता वाला विलायक इधर नहीं जाएगा क्योंकि पहले से इसमें विलेय पदार्थ ज्यादा है। कम सांद्रता वाला विलायक कहाँ आएगा, कम सांद्रता वाला जिसकी सांद्रता कम है वो वाला विलायक कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो कहने का मतलब ये देखो मैं तीर का निशान बना रहा हूं, ये विलायक के अणु का प्रवाह, और प्रवाह भी कैसा, स्वतः। ये विलायक के अणु यहां से कहां आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। विलायक के अणु यहां से यहां आ रहे हैं, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आ रहे हैं, अपने आप प्रवाह हो रहा है। इस स्वतः प्रवाह को ही परासरण कहते हैं, आस्मोसिस कहते हैं। जब भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग कर दिया जाता है तो जिनकी सांद्रता कम होती है उसके विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलायक के अणुओं की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं, और किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। इस स्वतः प्रवाह को ही परासरण कहते हैं, आस्मोसिस कहते हैं। यह परासरण कब तक चलेगा, कब तक यह विलायक यहां आएगा, जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं, तब तक यहां का विलायक यहां आएगा।
बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब क्या करेंगे, आगे आइए देखते हैं। चलो परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? परिभाषा लिख लेते हैं। समझ रहे हो ना? यहां लिखते हैं, यदि भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों, यदि भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को SPM के द्वारा अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अलग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? तो कम सांद्रता वाले विलायक, कम सांद्रता वाले विलायक का स्वतः प्रवाह अधिक, कम सांद्रता वाले विलायक, चलो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन का विलायक, कम सांद्रता वाले विलयन, सांद्रता वाले विलयन का विलायक, सांद्रता वाले विलयन का विलायक, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा। कम सांद्रता वाले विलयन का विलायक का स्वतः प्रवाह अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इसे ही परासरण कहते हैं। विलयनों को, यदि भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को SPM के द्वारा अलग कर दिया जाए तो कम सांद्रता वाले विलयन का विलायक का स्वतः प्रवाह अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। इसे ही परासरण कहते हैं। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों विलयनों की सांद्रता आपस में बराबर ना हो जाए। तो समझ में आया? यह था हमारा परासरण, ऑस्मोसिस। बात समझ गए आप लोग? जी हाँ, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, परासरण दाब की। ठीक है ना? आइए हेडिंग डालते हैं, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। आप नाम से स्पष्ट करिए, परासरण दाब यानी याद कर लीजिए, मैं भी लिखा भी दूंगा, फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट में यह बात होनी चाहिए। परासरण दाब क्या होता है? मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण से अधिक, थोड़ा अधिक लगाया गया आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। चलिए देखते हैं, चित्र बनाते हैं। दो ठो बड़ा बड़ा भगौना बनाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट भगौना एंड बंद कर देते हैं। दिस इज आवर सेकेंड भगौना, इसको भी हमने क्या किया? क्लोज किया।
and this is way for going to here and there, है ना। बीच में लगाते हैं SPM। व्हाट इज दिस? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये केवल विलायक के अणुओं को इधर से इधर जाने की अनुमति देगा, विलेय के अणुओं को नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। अब क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं, यहां से जरा एक ठो हम इधर ऐसा कुछ लगा दें ना, यहीं से तो निकलेगा। और यहां पर कहो तो एक ठो छोटा सा इधर भी कुछ लगा देते हैं, आनंद आ जाएगा। मान लो यहां से ऐसे कुछ लगा देते हैं, ठीक। हाँ, अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया क्या कि यहां से हमने क्या भरा? विलयन भरा। ये देखो विलयन भर रहे हैं, विलयन भर रहे हैं। अब यहां भी हमने क्या भरा? विलयन को भरा। बोलो, भरा? बिल्कुल भरा, भरा। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम क्या करेंगे? सुनिएगा ध्यानपूर्वक। ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका काम क्या है? विलायक के अणुओं को आर पार जाने देना। मान लो यह जो विलयन है इसकी सांद्रता अधिक है, लिख देंगे अधिक सांद्रता, अरे यार, सांद्रता वाला क्या? विलयन। हाँ जी। और ये क्या इसको बोलेंगे? कम सांद्रता वाला क्या? विलयन। तो बच्चों, अधिक सांद्रता वाला विलयन और ये कम सांद्रता वाला विलयन, सुनना ध्यान से। कम सांद्रता वाले विलयन का जो विलायक होगा वो किधर जाएगा? अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। मतलब प्रवाह इधर से इधर होगा। दिख रहा है आप लोगों को? प्रवाह कहां से? इधर से इधर होगा। बात समझ आ रही है ना? अब इस क्रिया को क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परासरण। तो जब विलायक इधर आएगा तो यहां पर कुछ ना कुछ मात्रा बढ़ेगी। बोलिए, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यहां पर से विलयन डाल रहे हैं तो यहां जो दबाव होगा वायु का दबाव होगा, वायु दाब होगा। समझना ध्यान से। और यहां चूंकि ये कम सांद्रता वाला विलयन है और यहाँ अधिक सांद्रता, ये कम सांद्रता वाला विलयन है, ये अधिक सांद्रता वाला विलयन। कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा तो इधर मात्रा बढ़ेगी। यदि हम यहां पर एक पिस्टन लगा दें, क्या लगा दें बच्चों? पिस्टन, मतलब दाब लगा दें। और वायु दाब तो था ही, दाब प्लस वायु, वायु दाब तो पहले से थी। दाब लगा दें, पिस्टन लगा दें, तो क्या होगा? यहां पर जब इस कंटेनर में जगह नहीं बचेगी तो उधर जाएगा विलयन। उधर हमने क्या दे दिया? प्रेशर। जब उधर प्रेशर दे दिया तो जो विलायक यहां से जा रहा था वहां कहीं जगह नहीं बची, वहां हमने दाब दे दिया, तो क्या ये विलायक उधर जाएगा? आंसर होगा नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा। क्यों? यहां जगह ही नहीं, उधर से हमने दबा दिया। ज्यादा नहीं दबाएंगे, परासरण से थोड़ा सा ज्यादा। अगर ज्यादा दबाएंगे, दबा दिए जोर लगा के, तब क्या होगा? ये फिर इधर उल्टा हो जाएगा। इसे बोलेंगे रिवर्स परासरण, उत्क्रम परासरण। परासरण से ज्यादा लगा देंगे, परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर वो उल्टा हो जाएगा, उत्क्रम हो जाएगा। हल्का सा दाब लगाना है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। तो जब इसको लगा देंगे तब ये विलायक जो इधर जा रहा था नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। इस क्रिया को बोलेंगे परासरण दाब। जो यहां पर दाब लगाया गया ना, परासरण दाब बोलेंगे। तो यहां परिभाषा बना लेते हैं। परासरण की क्रिया को
रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब ही परासरण दाब कहलाता है। इट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यही लिख देता हूं। परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से। समझना ध्यान से, हाँ समझना बच्चों। यहां पर जो परासरण दाब लगा किससे? पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एंड टी, मतलब परासरण दाब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, सांद्रता और ताप के समानुपाती होता है। और यहाँ पर जो सांद्रता है वो कौन सी सांद्रता है? मोलर सांद्रता है, यानी मोलरता है। क्या है बच्चों? मोलरता है। मतलब परासरण दाब मोलरता पर निर्भर कर रहा है, विलेय के अणुओं पर चला गया, इसीलिए यह भी क्या है? एक अणुसंख्य गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चों जब आप सभी को पता है कि परासरण दाब मोलर सांद्रता और टेम्परेचर के समानुपाती, ये लिख देता हूं मैं, मोलर सांद्रता यानी क्या? मोलरता, यानी मोलरता समझ लें। टी फॉर टेम्परेचर, पाई मतलब परासरण दाब, आप सब जानते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? स्थिरांक आएगा, CRT हो जाएगा। और C को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता। R क्या है? गैस स्थिरांक है। कहां लिखूं इसको? यहां लिख देता हूं, चलो। गैस स्थिरांक है, स्थिरांक 0.0821 इसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है? 0.0821 एक होती है। अब हम इसको जरा C को फाइंड करेंगे। हम जानते हैं चूंकि C बराबर, मोलरता कैसे निकलती है? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, यही तो है मोलरता का फॉर्मूला। तो C की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? पाई परासरण दाब बराबर NV/VRT। बोलिए, एक फॉर्मूला ये बन गया कि नहीं बना? ये जस्ट एकदम PV = nRT वाला फॉर्मूला, गैस नियम वाला। भाई परासरण क्या है? परासरण दाब क्या? प्रेशर ही तो है। P और V यहां चलाएगा तो PV = क्या हो जाएगा? nRT, वही वाला बात। तो अगर हम पाई V को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? पाई V = NB। NB कैसे निकलते हैं? NB माने क्या? विलेय का मोल। और विलेय के मोल कैसे निकलते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? WB/MB। WB क्या है? विलेय का भार। MB क्या है? विलेय का अणु भार। और यहाँ क्या हो जाएगा? RT। ये हो गया आपका डेरिवेशन। अब जरा इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार फाइंड आउट कर दूं। या तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर से बता दे रहा हूं। पाई मतलब परासरण दाब, C मतलब कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता यानी मोलरता, T माने टेम्परेचर, और फिर आ गया RR माने गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू होती 0.0821। और हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ पर, बिकॉज हम जानते हैं C बराबर मोलरता बराबर क्या होती है? NB/V। पाई बराबर क्या होता है बच्चों? तो क्या हो जाएगा? ये C की वैल्यू C की जगह पर रखने पर पाई बराबर NB/V RT। अगर हम V को बाहर निकाल लें और NB की वैल्यू क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं? वेट अपॉन सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा इक्वेशन आ जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है? जी हाँ, समझ में आ रही है। अब एक छोटा सा प्रश्न से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को पूरा करेंगे। लिख लीजिए इसको सभी लोग। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखने के लिए हम इसे भी मिटा देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया
विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, है ना। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक अगर दे दिया जाए 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, स्थिरांक यदि दे दिया जाए, विलयन स्थिरांक दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए बच्चों, विलयन स्थिरांक 0, वो तो फिक्स होता है, सबको पता है, 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, तो सबको पता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अब क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको मिला परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परासरण दाब। परासरण दाब का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू बताइए एन बी बाई वी आर टी, ये तो है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पाई पूछ रहा है, इसको निकालना है। एन बी चाहिए, विलय के मोल। चलिए विलय के मोल निकालते हैं। विलय कौन है, 3% यूरिया का मतलब विलयन कितना है, 100 ml। 100 ml में कितना, 3 ग्राम यूरिया है। 100 ml में कितना, 3 ग्राम यूरिया है। समझना जरा ध्यान से, यहां पर मैं लिख देता हूं 3% यूरिया विलयन का मतलब 3 ग्राम यूरिया और 100 ml विलयन। अगर विलायक निकालना होगा तो फिर 3 ग्राम घटा दो, 97 ग्राम आपका विलायक आ जाएगा, या ml, ये मतलब है। तो NB मतलब विलय के मोल, और मोल कैसे निकलेंगे, WB बाई MB। WB विलय का भार कितना आया, 3 ग्राम। MB विलय का अणुभार, यूरिया का अणुभार 60 होता है, सबको पता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, और इसका अणुभार निकालें कितना आएगा, 60। निकाल के देख लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/20, और काटोगे तो क्या हो जाएगा, लगभग ये तो 20 जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तब वो नहीं जाएगा, तो 1 0 और बढ़ा, 0 बार ले जाएंगे तब 1 0 और, 20 पंचे 100, ये आ जाएगा। बात समझ आ रही, 0.05। अब हम लोग क्या करेंगे, NB मिल गए, अब हमें B चाहिए। B माने आयतन कितना दिया है, 100 ml। 100 ml को हमें किस में कन्वर्ट करना, लीटर में, क्योंकि मोलरता में किस में चाहिए, लीटर में, लिख देते हैं लीटर में। तो 100/1000 करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, 0.1। अब हमें R चाहिए, R तो आपके सामने लिखा है 0.0821। अब हमें क्या चाहिए, T चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 जोड़ते हैं। तो 30 डिग्री को केल्विन बदलना है तो क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 और 7 3 10 की 84 लगा, 1 और 2 और 1 हासिल 3, 303 केल्विन हो गया। सारी वैल्यूज हमें मिल गई। आइए फॉर्मूला में खटाखट रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। पाई इज इक्वल टू, पाई बराबर NB, विलय के मोल कितने आ गए, 0.05। R कितना है आपका, R 0.0821, 0.0821 आया। और उसके बाद R के बाद T चाहिए, तो थोड़ा बड़ा हो गया, चलो T यही कर देते हैं। T कितना, 303 पूरे का बटे, अब क्या चाहिए आपको बटे में, B माने आयतन कितना है, 0.1। बोलो सही कि नहीं सही, एकदम सही बात। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो सकता है, यहाँ पर बताएं। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो देखो 1 दशमलव यहाँ, 1 अंक यहाँ, तो ये तो 0 अलग बराबर हो जाएगा, और 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, बताइए। हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं इसको खत्म करने के लिए, सीधे पाई बराबर क्या कहेंगे 0.5, क्योंकि एक ये खत्म हो गया भाई, 1 अंक बाद बढ़ा दिए तो ये वाला बराबर हो गया, गुणित 0.0821 गुणित 303 केल्विन। इसका आप लोग मल्टीप्लाइड वगैरह कर लीजिए, गुणा कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर लगभग कितना आएगा, 12.483 वायुमंडल के आसपास आएगा। 438 वायुमंडल के आसपास आएगा, वायुमंडल। आप लोग गुणा कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये था एक छोटा सा प्यारा सा सरल सा सस्ता सा क्वेश्चन सवाल। हम आपको और भी सवाल अच्छे अच्छे लगवाते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मैं हूं मनोज यादव और आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री। आप अपना काम करिए, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। अगर हम दोनों विद्यार्थी और टीचर, स्टूडेंट और टीचर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को मेहनत ईमानदारी पूर्वक निभाएं तो शिक्षा की अलख को हम सब मिलकर के जला सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, रहेगा भी और रहता भी है बस इस चैनल पर। और कोशिश ये है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। हमें भूख है तो केवल आपके प्रेम की, और आपको भूख है तो रसायन विज्ञान की। हम आपकी भूख मिटा रहे हैं, आप हमारी भूख को मिटाइए। थैंक यू वेरी मच।